गुड मॉर्निंग प्यारे व्यूअर। आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी को जो कि बीपीएससी कैलेंडर न्यू कैलेंडर जारी कर दिया है, तो जैसा कि है मालूम कि 25 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब समय नहीं रहा कि एक दिन बिना गंवाए हुए कहीं भी बेफाजुल समय बर्बाद किया जाए। हालांकि एक दुखद सूचना यह भी है कि TRE 4 के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया है और ना ही AEDO का एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताया है। हाँ, लेकिन मुझे तो बस यही लगता है ना कि शादी का इन्विटेशन कार्ड दे दिया है कि हाँ होगा होगा, लेकिन डेट कब है शादी का यही नहीं पता है। तो ऐसे विद्यार्थी करे तो करेगा, ये दुखद सूचना है। लेकिन जो सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग BPSC का प्रीलिम्स का 72nd BPSC का, तो चलिए शुरू करते हैं। आज परफेक्शन है इसका हम लोग 2 टेस्ट करवा चुके हैं। आज टेस्ट 3 हम लोग करेंगे, जितना हो सकेगा उतना पूरा करूँगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबे रहते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है परफेक्शन है इसके द्वारा। इस क्रम में कई बार ये भी देखा जाता है कि वीडियो लंबा बन जाता है। इसका मेन फोकस यही है कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं और बड़े रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो उसके कारण से भी क्वेश्चन लंबा हो जाता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग को एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो मूल मंत्र है वह हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर्स और 10 MCQ मैथ्स का, यही मूल मंत्र है इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कर मुक्त भूमि अनुदान के माध्यम से प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय सामंतवाद की ओर सकारात्मक संक्रमण को पूर्ण प्रशासनिक क्षेत्राधिकार हस्तांतरित करके कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया था। ओके, कहने वाला इंडियन फ्यूडलिज्म के बारे में बता रहा है, जिसका दौर था 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के दौर में सबसे ज़्यादा पीक पर था ये। ओके, इसी बारे में पूछ रहा है। तो गुप्त काल के ताम्र पत्र शिलालेखों में कौन सी सटीक कानूनी उन्मुक्ति उपधारा स्पष्ट रूप से शाही अनियमित या नियमित सैनिकों और अनियमित पुलिस को अग्रहार भूमि या ब्रह्मदेव भूमि अग्रहार भूमि में प्रवेश करने से रोकती थी, जिससे प्रभावी रूप से स्थानीय न्यायिक नियंत्रण के स्वायत्त क्षेत्र बन गए थे। क्वेश्चन मेनली क्या है कि जब इंडियन फेडरलिज्म का उभरना शुरू हो गया था, तो उस काल में खासकर पीक एरा में गुप्त काल के ताम्र पत्र शिलालेख में कौन सी सटीक कानूनी उन्मुक्ति उपधारा स्पष्ट रूप से, अब क्वेश्चन यहाँ से कर रहा है कि शाही नियमित सैनिकों और अनियमित पुलिस को अग्रहार भूमि में प्रवेश करने से रोकती थी, जिससे प्रभावी रूप से स्थानीय न्यायिक नियंत्रण के स्वायत्त क्षेत्र बन गए थे। तो बताइए कौन सा चीज़ था? तो ये टर्म क्या था देखना है। भूमि क्षेत्र न्याय, अचट भट्ट प्रवेश, उद्रंग ग्रह और धान्य हरण्य दे। यह प्रयास किया नहीं किया गया, ऑप्शन यही है। ई का क्या है? प्रयास नहीं किया गया। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी। देखिए इसमें दोनों टर्म अलग है, अचट और भट्ट। ओके, दोनों के दोनों अलग है। होता क्या था कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय सामंतवाद जो मुक्ता भूमि दान, जिसको बोला जाता अग्रहार या ब्रह्मदेव, ओके, इस पर निर्भर था। और इस क्रम में क्या हुआ कि राजाओं ने दान राजाओं के दान देने से क्या हुआ, जो फ्यूडल लोग जो है वो धीरे धीरे मजबूत होते गए। ठीक है, लेकिन राजाओं ने दान पाने वाले को प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार स्पष्ट रूप से सौंप दिए थे। इसे गुप्तोत्तर काल के ताम्रपत्र में अचट भट्ट प्रवेश वाक्यांश के माध्यम से कानून रूप से संहिताबद्ध किया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रखना है कि नियमित सैनिक रहेगा तो क्या रहेगा? चट, ठीक है ना, या अचट, ठीक है। जबकि अनियमित सैनिक रहेगा तो, या अनियमित पुलिस रहेगा तो भट्ट, क्या होगा? भट्ट द्वारा प्रवेश न किया जाना। ओके,
इसका पूर्ण सुरक्षा ने प्रदान की गई भूमियों में शाही हस्तक्षेप को संरचनात्मक रूप से रोक लगा दिया गया था। कहने का मतलब है जो दिया गया था अग्रहार भूमि या ब्रह्मदेव भूमि दान के रूप में, इसमें राजाओं के हस्तक्षेप से बिल्कुल क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। तो आंसर का क्या होगा, बी। चट्टभट, चट्टभट को फिर समझते हैं। चट्ट क्या है, तो चट्ट है नियमित सैनिकों और भट्ट क्या है, अनियमित सैनिकों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है, पढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी लंबा लंबा रहता है, पढ़ने में थोड़ा समय भी लगता है। चलिए शुरू करते हैं। एक विधिक साम्राज्य के भीतर संरचनात्मक संघर्षों के प्रबंधन के लिए तैयार किए गए एक व्यवहारिक सामाजिक राजनीतिक संहिता के रूप में अशोक के धर्म को उसके पश्चिमी विषयों के लिए रणनीतिक रूप से दूसरे शब्दों में ढाला गया। ओके, ठीक है। देखिए, धर्म के बारे में जो विस्तार किया गया था भारतीय उपमहाद्वीप में, तो कह रहा था पश्चिमी देशों में, पश्चिमी क्षेत्रों में। तो पश्चिमी क्षेत्रों में कहने का मतलब कंधार वाले क्षेत्र में, ओके, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, इसमें अलग से डिफाइन किया गया था। इसी बार नहीं पूछ रहा है कि 260 ईसा पूर्व के कंधार द्विभाषी शिलालेख में प्राकृतिक शब्द धर्म का स्पष्ट रूप से किस शास्त्रीय यूनानी दार्शनिक अवधारणा में अनुवाद किया गया था। कह रहा धर्म को कंधार द्विभाषी शिलालेख में किस भाषा में अनुवाद किया गया था, तो ये वैसा था यूसेबिया। क्या था, यूसेबिया। ओके, अगला क्वेश्चन। बस सिंपल सी बात, धर्म को ही क्या किया गया था, डिफाइन किया गया था। अब कंधार को क्या बोला था उस समय अराकोसिया। क्या बोला जाता था, अराकोसिया। कंधार को अराकोसिया कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राग ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल मध्यपाषाण अपुरापाषाण काल के शैल चित्रों की निरंतर विस्तृत और निरंतर श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को सब पता है कि जो भीमबेटका का जो शिलालेख है वो दोनों पेज से जुड़ा है, पुरापाषाण काल से यानी पैलोलिथिक एरा से और मेसोलिथिक एरा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है मगध साम्राज्य के उत्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है गंगा और सोन नदी के संकट पर पाटलिपुत्रा की रणनीतिक स्थितियों ने मगध को एक अजय जलदुर्ग प्रदान किया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन समझ सकते हैं। गंगा सोन नदी पाटलिपुत्रा को एक प्रकार का बाउंड्री बनाता था दूसरे राज्य से अलग करने के लिए। मगध के प्रतिद्वंदी बज्जी संघ, बिल्कुल सही है, की विशेषता एक मजबूत केंद्रीकृत राजशाही संरचना थी। नहीं भाई, ये तो आप बार बार सुनते होंगे कि सबसे पहले लोकतांत्रिक गणतांत्रिक क्षेत्र कौन था, वैशाली का बज्जी क्षेत्र। तो ये केंद्रीकृत तो हो नहीं सकता है और राजशाही संरचना वाली तो थी ही नहीं। तो ये पूरी तरह से कथन क्या है, गलत है भी। अगला पढ़ते हैं कि लौ समृद्ध निक्षेपों की निकटता और हाथियों के व्यापक उपयोग के कारण मगध को अपने समकालीन पर स्पष्ट सैन्य लाभ प्राप्त था। बिल्कुल सही है कथन ये कि मगध के पास लौ भंडार थे, लौ निक्षेप थे और चूँकि जंगल भी था झारखंड वाले क्षेत्र में और लोहे का भी खोज हो चुका था उस समय। इस वजह से दोनों ने मगध साम्राज्य को उभरने में मदद किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3, आंसर डी इसका सही है। अगला प्रश्न करा मिलान करने के लिए मौर्योत्तर शासकों को उसके शासनकाल से संबंधित विशिष्ट शिलालेखों और ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ सुमेलित करिए। तो सुमेलित करिए आप लोग। क्या होगा, खारवेल राजा, तो खारवेल राजा हो जाएगा कहाँ, हाथी गुफा अभिलेख, बिल्कुल सही है। रुद्रदमन प्रथम जूनागढ़ शिलालेख, मिनांडर मिलिंदोपना ग्रंथ, गौतमपुर सतकर्णी नासिक प्रशस्ति। ओके, इसी के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक मध्यकालीन की अवधि के दौरान क्षेत्रीय राजपूत राज्यों का प्रशासनात्मक रूप से सबसे अधिक किससे जुड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
ये कह रहा है प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान जो क्षेत्रीय राजपूतों का प्रसार हुआ उसका सटीक जो विवरण देता है वो कौन सा कथन देता है। कथन पढ़िए। कथन कर रहा है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों की भारी आगमन जिन्होंने स्वदेशी प्रशासनिक प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया था। अच्छा ठीक है। दूसरा क्या, भूमि अनुदान का व्यापक प्रथा जिसने एक विकेंद्रीकृत स्थानीय कृषि सामाजिक राजनीतिक पदानुक्रम यानी हायरार्की बनाया। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसका मतलब समझ में आ रहा है कि स्थानीय कृषि सामाजिक राजनीतिक पदानुक्रम बनाया। बिल्कुल कि जो उस समय सोसाइटी था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और राजनीतिक रूप से हायरार्की को प्राथमिकता दी गई और वंशानुगत प्रणाली को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जमीनी रेशम मार्ग व्यापार का अचानक पतन हो गया था। बिल्कुल सही है, जिससे कि शहरी व्यापारियों को स्वतंत्र क्षेत्रों के स्थापना के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये भी राजपूती राज के बारे में सही दिया गया है। ये एक अत्यधिक केंद्रीकृत शाही नौकरशाही की स्थापना जिसने प्रांतीय सैन्य कमांडर को अलग थलग कर दिया। नहीं, ये तो गलत था। केंद्रीकृत शाही राजशाही की नौकरशाही का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजपूती राजों के प्रसार के बारे में क्या था, तो ये भूमि अनुदान। इस समय में जो लैंड ग्रांट्स मिलते थे वो काफ़ी अत्यधिक मिलते थे। इसकी वजह से जो नए नए सामंत थे वो अपना राज बिल्कुल ही हर्षवर्धन काल के बाद सब अपना अपना साबित कर लिए थे। इसका कथन भी सही हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि समय काफ़ी कम है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन क्या करा है, विजयनगर साम्राज्य के नयनकार प्रणाली में स्वाभाविक रूप से साम्राज्य के अंततः खंडन के बीज थे। बिल्कुल, यही नयनकार जो थे ये सामंतवाद के उपज थे। ओके, जैसे कि मध्यकालीन जो राजपूती राजों का उभरना शुरू हुआ वो भी सामंतवाद का ही प्रतिफल था। अब विजयनगर साम्राज्य का पतन का भी कारण ये नयनकार ही थे। अब नयनकार के बारे में क्या था, अमर नायकों के पास स्वतंत्र सैन्य और वित्तीय संसाधन थे जिससे उनके विद्रोह करने की संभावना बढ़ जाती थी। ओके, अब क्या कर रहा है, यह प्रणाली पूरी तरह से विदेशी भारों के सैनिक पर निर्भर थी। नहीं, गलत है, यह प्रणाली उस पर निर्भर नहीं था। क्या करा है, केंद्रीय सम्राट ने नायकों को किसानों से कृषि अधिशेष एकत्र करने में से कड़ाई से प्रतिबंधित किया था। नहीं, बिल्कुल गलत है यह प्रशासनिक मॉडल पूरी तरह से समुद्री व्यापार पर केंद्रित था। नहीं, ये भी गलत है। सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा क्या, एक सही है। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक रीढ़ क्या थी, नयनकार व्यवस्था थी जहाँ सैन्य प्रमुख, अमरनायक कौन होते थे, ये सैन्य प्रमुख होते थे। ठीक है ना, इनको वेतन के बदले में विशाल क्षेत्र को उस समय क्या बोला जाता था, विशाल क्षेत्र को अमरम बोला जाता था। क्या, अमरम प्रदान होता था और वेतन के बदले में, जैसे इक्ता प्रणाली था ना, वेतन के बदले मनसबदारी प्रणाली था मुगल काल में, उस तरह से वेतन के बदले में विशाल क्षेत्र को अमरम बोलते थे और यह अमरनायकों को मिलता था। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, शिवाजी के अष्टप्रधान प्रशासन में शाही पत्राचार बनाए रखने और राजाज्ञों यानी एडिक्ट्स का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी कौन था। तो बताइए कौन था, अमात्य था, सुमन था, सेनापति था, सचिव था, कौन था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान प्रशासन में शाही पत्राचार बनाए रखने और राजाज्ञ का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तरदायी था सचिव था। सचिव जिसको सुरुनीस भी बोला जाता था, सुरुनीस, यही शाही पत्राचार बनाते थे। ओके, अब अमात्य कौन था, आपको पता ही था, आपको पता ही है कि अमात्य जो होते थे वित्त विभाग का मालिक होता था, वित्त विभाग संभालता था ये वित्त विभाग। ओके, अब सुमंत कौन थे, तो विदेश मंत्री। ओके, और सेनापति तो पता ही थे, सैन्य कमांडर। अगला क्वेश्चन कह रहा, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। सगुन संप्रदाय ने वेदों के अधिकार और मूर्ति पूजा प्रथा को पूरी तरह से खारिज किया। नहीं, सगुन संप्रदाय का मतलब ही था कि भगवान के मूर्ति को, मतलब भगवान को एक साक्षात आकार देकर उसकी पूजा अर्चना करना। ओके, इसमें भगवान को एक आकार प्रदान किया गया था।
और जबकि निर्गुण में क्या था कि भगवान के को निरंकार बताया गया था। ओके, भगवान का कोई मूर्ति बना ही नहीं सकता है। तो कबीर और गुरु नानक निर्गुण विचारधारा के प्रमुख थे, बिल्कुल सही थे, बी सही है, ये गलत है। ऑप्शन 3 पर थे। दक्षिण भारत के अलवार नयनार संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में, बिल्कुल सही है, क्षेत्रीय भाषा में भजनों की रचना की, जिसके कारण से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुआ, काफ़ी ज़्यादा फला फूला। तो 2 और 3 कथन है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन क्या करा, मुगल स्मारकों को उनकी परिभाषित वास्तुकला नवाचारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करिए। हुमायूं का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद। मिलान करिए। तो इत्मादुल्ला का मकबरा जो है वो पहला मकबरा था जिसमें पीतल दूरा जरी काम का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। पीतल दूरा तो पता ही है कि पत्थर पर सोने की जरी का काम करना या चांदी की जरी का काम करना, लेकिन ये सोने की जरी काम होता था इस प्रकार से। ठीक है, तो बी का हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, बी का ए। और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा में क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है कि हुमायूं का मकबरा में पहली बार पहले तो हुए किया था, लेकिन बाद में दोहरे गुंबद की संरचना और व्यापक समिति 4 बाग उद्यान विन्यास की शुरुआत की पहचान माना जाता है। ओके, यानी दोहरे गुंबद और 4 बाग विन्यास की शुरुआत हो गया 4। अब बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा के बारे में पूछना है। तो बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा विशेष रूप से गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था और ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करते हुए फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। ये अब बाकी मोदी मस्जिद का बच गया। पूरी मस्जिद के लिए बेदाग सफ़ेद संगमरमर का उपयोग। ओके, ये मोदी मस्जिद आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मिलान कर लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, परफेक्शन है इसके द्वारा इतिहास में खास करके अभी तक। तो कम से कम इस चीज़ को कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब समय बचा नहीं है, उल्टा गिनती शुरू करिए। अब 74 डेज है आज से, इतना इंतज़ार मत करिए। फरवरी 1946 में, उसमें भी 74 डेज में भी कई दिन सोएंगे, कई दिन बीमार पड़ेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं। और कई लोग तो बहाना ही लगते रह गए कि मेरे पास समय नहीं था, और लाइट कट गया, गर्मी बहुत है, ठीक है, और बुखार लगा हुआ है। अरे भाई, मोबाइल का ज़माना है, जखने उठाए तखने यूट्यूब खोल दिए, पढ़ लिए, है कि नहीं। 10 साल पहले थोड़े ना जी रहे हैं अभी। खाली मन दाबने का चीज़ है, बस मन मारिए। मन की इच्छाओं को 75 डे के लिए एक कोने में छिपा दीजिए एकदम। ठीक है, फरवरी 1946 के हेमिस तलवार या फिर HMIS तलवार पर शाही भारतीय नौसेना के विद्रोह की विशाल शुरुआत किस विशिष्ट सैनिक कर्मी की रणनीतिक गिरफ्तारी से प्रेरित हुई। क्या कह रहा है, जो सैन्य विद्रोह हुआ, भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ, वो किसकी गिरफ्तारी से शुरू हुई, जिसने गुप्त रूप से जहाज के पतवार पर उपनिवेशवाद विरोधी नारे भारत छोड़ो लिखा था। बताइए कौन थे कर्मी भारतीय नौसेना के उस समय के, ब्रिटिश कर सकते हैं इसको, रॉयल इंडियन नेवी के बारे में। तो रॉयल इंडियन नेवी कौन से कर्मी थे जिन्होंने जहाज़ पर यह लिख दिया था भारत छोड़ो, जिसके वजह से विद्रोह शुरू हो गया था। तो वो थे, ऑप्शन बताइए अभी क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BC दत्त थे। कौन थे, BC दत्त। मैं कोशिश करता हूँ मैं एक विद्यार्थी की तरह सोचने का, न कि टीचर की तरह। चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। 1901 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन से बहुत पहले दादा भाई नौरोजी ने पहली बार लंदन में एक क्रांतिकारी शोध पत्र के माध्यम से ब्रिटिश दर्शकों के सामने अपने धन निकासी के गणितीय मॉडल को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। इसका शीर्षक का नाम क्या था बताइए। तो मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में दादा भाई नौरोजी ने 1867 में बताया था,
तो उस किस पत्रिका में ये उन्होंने बताया था, या शोध पत्र में किस शोध पत्र में बताया था? ऑप्शन आपके पास है भारत की गरीबी, भारत के प्रति इंग्लैंड का ऋण, भारत का वणिज्य, भारत का वित्तीय स्थिति। बताइए कौन सा है? देखिए ये दोनों बुक जो लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। तो जिसमें धन निकासी का जिक्र किया था उसका मेन शीर्षक का नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ही है। अगला प्रश्न करा वारेन हेस्टी की रणनीतिक रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के तहत बाहरी खतरों के खिलाफ प्राथमिक मध्यवर्ती राजनीति बफर स्टेट अवधि की सीमाओं को मजबूत करने के लिए 1774 में किस विशिष्ट क्षेत्रीय सैन्य संघर्ष को सक्रिय रूप से वित्त पोषित और निष्पादित किया था? यानी कहने मतलब क्वेश्चन यही है कि वारेन हेस्टी ने अपने रिंग फेंस की पॉलिसी को मजबूत करने के लिए किस युद्ध में अवध की सीमाओं को मजबूत करने के लिए उसकी मदद की थी? ओके, तो बताइए कौन सा था? प्रथम अगला मराठा युद्ध क्या उस समय हुआ था? नहीं भैया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं भाई, 1769 के आसपास था। तो ये 1774 के बारे में बोल रहा है। और बचा क्या? बक्सर का युद्ध, ये भी नहीं हुआ। 1764 ये भी कलर कट जाएगा। बढ़ जाएगा अभी रोहिल्ला युद्ध। रोहिल्ला युद्ध में ही इन्होंने अवध को सपोर्ट किया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, नो डाउट परफेक्शन है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा नील विद्रोह के दौरान किसानों द्वारा नील बोने में व्यापक इनकार को बंगाल भर में एक प्रशासनिक विसंगति द्वारा गति मिलती थी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 17 अगस्त 1859 ईस्वी को किस औपनिवेशिक अधिकारी द्वारा एक समय पूर्व घोषणा स्थानीय घोषणा जारी की गई जिसे रैयतों ने व्यापक रूप से अपना अवज्ञा का समर्थन करने वाला एक अधिकारी शाही फरमान समझ लिया था? बताइए। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन सिंपल से पूछ रहा है कि 17 अगस्त 1859 ईस्वी को एक शाही फरमान जारी किया गया था, मतलब ऐसे ही घोषणा किए थे लेकिन फरमान था नहीं। लेकिन वहाँ के जो किसान थे, जो रैयत थे, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया गया कि ये एक शाही फरमान है। ओके, जिसके वजह से नील विद्रोह काफ़ी तेज हो गया। तो बताइए कौन थे उस समय? हेमचंद कार। ओके, वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे हेमचंद कार ने एक समय पूर्व और अस्पष्ट शब्दों वाली स्थानीय घोषणा जारी की। इनका इरादा पुलिस को तटस्थ रहने का निर्देश देना था, लेकिन रैयतों ने इसे एक अधिकारी सरकारी फरमान समझ लिया कि वे अब नील बोने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे उनकी अवज्ञा को बल मिला। हेमचंद कार यही मजिस्ट्रेट थे उस समय के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण यानी कि 1857 के बाद मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो पढ़िए ऑप्शन। कह रहा है क्या? पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम की सीमाओं के भीतर हो रही औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिटिश पूंजी की पूर्ण वापसी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के संदर्भ में उपनिवेशवाद का वित्तीय आचरण 1857 के बाद मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन ये था कि पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम की सीमाओं के भीतर हो रही औद्योगिक क्रांति को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिटिश पूंजी की पूर्ण वापसी। ओके, अगला पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि रेलवे बैंकिंग वृक्षारोपण जैसे आधारभूत ढांचा क्षेत्रों को लक्षित करते हुए भारत में विशाल ब्रिटिश पूंजी का आक्रमण निर्यात। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। ठीक है, रेलवे बैंकिंग अन्य काम करके ब्रिटिश में इन्वेस्ट करके ब्रिटिश इंडियन में इन्वेस्ट करके यहाँ से डेप्ट के रूप में पैसा वापस इंग्लैंड भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रसिद्ध दांडी मार्च किस तिथि हुआ? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, खत्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। कितना किलोमीटर चले थे? तो लगभग 240 मील चले थे। ओके, महात्मा गांधी कितने आने वाले के साथ गए थे? तो 78
फॉलोवर के साथ निकले थे। इसमें बिहार के भी एक व्यक्ति थे, उस बिहारी व्यक्ति का नाम बताइए तो मुझे आप कमेंट में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के भीतर एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जब 1839 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफा दिए थे, तब उन्होंने इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के भीतर ही एक अलग इकाई के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में तैनात होने वाले प्रथम पुर्तगाली राज्यपाल कौन थे? प्रथम पुर्तगाली राज्यपाल जो थे, ऑप्शन पढ़ लीजिए, वास्को डी गामा, अल्फांसो डी अबुकर, निनो डी कूना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन थे? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने ही अपनाया था एक नीले पानी की नीति, जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। काफ़ी फेमस है ब्लू वाटर पॉलिसी के से ये। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब क्या कर रहा है? कह रहा है 1919 के जो सुधार अधिनियम आया था उसका क्या क्या था, उसमें क्या क्या था? इसने विशेष रूप से केंद्र सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की विवादास्पद प्रणाली की शुरुआत की। क्या यह सही है? नहीं भैया, उसने प्रांत में डायरकी की शुरुआत की थी, ना कि केंद्र में। 1919 में प्रांत में डायरकी की शुरुआत की थी, जबकि 1925 में यही उलट गया था। ठीक है ना। द्वैध शासन के तहत वित्त और कानून जैसे विषयों को रिजर्व रखा गया था, जबकि राज्यपाल तथा उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता था। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है? कथन सी कर रहा है कि इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बाईकैमरल लेजिस्लेचर की स्थापना की, जिसमें विधानसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट शामिल था। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, 2 और 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कथन सही नहीं है। ब्रदर, हमेशा क्वेश्चन के टेल पार्ट को पढ़ो, टेल पार्ट के नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन 2 और 3 भी यहाँ था, इसको टिक मार के हम चल जाते, आगे बढ़ जाते। मेरा 1 नंबर आता हुआ चल जाता है। 1 नंबर गलत होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? 1.33 नंबर आपका चल जाना, 1.33 नंबर जाना, ना कि 1 नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है इसने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाने के अधिकार को मान्यता दिया था। बिल्कुल सही है कि नहीं? इसने पहली बार ऐसा मान्यता दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कथन है कि इसने युद्ध के बाद पूर्णतः स्वतंत्र भारतीय संप्रभु राज्य के तत्काल स्थापना की बात वादा किया था। क्या ऐसा था कि तुरंत दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं था। इसने डोमिनियन स्टेट के बारे में बताया था, ना कि सोवरेन स्टेट के बारे में। ठीक है, कि बाद में तुमको डोमिनियन स्टेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कथन क्या है? इसने स्पष्ट रूप से गारंटी दी कि अल्पसंख्यक समुदाय की सहमति के बिना कोई भी संवैधानिक ढांचा नहीं अपनाया जाएगा। बिल्कुल कथन अगस्त प्रस्ताव के बारे में सही है, यानी कथन 1 और कथन 3 सही है। क्वेश्चन के टेल पार्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लेते हैं। बाकी इधर हो गए थे सब कुछ। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर गया। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन कर रहा है इसे विशेष रूप से अत्यधिक दमनकारी रौलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ था। क्या खिलाफत आंदोलन इसके लिए शुरू हुआ था? आप मुझे बताइए तो। नहीं, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तुर्की साम्राज्य के विघटन और तुर्की खलीफा के प्रति कठोर व्यवहार के विरोध में शुरू हुआ था, न कि रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था। ओके, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है महात्मा गांधी ने इसे एक एकीकृत हिंदू मुस्लिम साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा बनाने के लिए एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखा। बिल्कुल सही। महात्मा गांधी ने सोचा कि यही वो अवसर है जिसमें हम लोग एक साथ मिल करके हम ब्रिटिश साम्राज्य को कमज़ोर कर सकते हैं, झुका सकते हैं। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में 1 साल या 2 साल का टारगेट लिया था कि आज़ादी मिल जाएगी, हम लोग को स्वायत्ता मिलेगी, हमको आज़ादी बोल रहे सॉरी।
नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निकट में विचार करिए। चलो, अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता कौन थे भैया? तो सर सैयद अहमद खां थे। चलिए पढ़ते हैं, इसने पश्चिमी विज्ञान को पूरी तरह से नकारते हुए, नहीं भैया, ये पश्चिमी विज्ञान को पूरी तरह से नकार नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ इस्लाम के सिद्धांतों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरुआत किया गया था। तो पहला को कथन क्या है? गलत थे। दूसरा कह रहा है सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ इस्लाम के सिद्धांत का सामंजस्य स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया था। बिल्कुल कथन दो सही है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? हाँ देखिए, फिर गलती करते हैं, टेल पर पढ़िए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? कथन एक सही नहीं है, कथन दो बिल्कुल है सही है, आंसर इसलिए हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशनों को उनके ऐतिहासिक महत्व के साथ सम्मिलित कर कीजिए। निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बोल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। सूरत अधिवेशन 1907। तो सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था? नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था। ओके, कौन कर रहे थे इस समय? गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। लखनऊ अधिवेशन, तो लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? दोनों का पुनर्मिलन हुआ था, यानी बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में अंतिम लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वराज की अधिकारी घोषणा की गई थी, यानी सी का हो जाएगा 4। अब कराची अधिवेशन में क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार के संकल्प को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। मन से पढ़िए, मन से पढ़िए, समय बर्बाद मत करिए एक सेकंड भी, बहुत कीमती समय है। 1189 सीट में एक सीट बनाना है ब्रो। चलिए क्वेश्चन क्या करा? 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का महात्मा गांधी ने कड़ा से विरोध किया, जिसके कारण उन्होंने ऐतिहासिक आमरण अनशन किया था। बिल्कुल, महात्मा गांधी ने जो रामसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, ठीक है, उस समय यरवदा जेल में बंद महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि जब सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा, तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यरवदा जेल में उस समय बंद थे। ओके, क्यों विरोध किया था उसका? क्योंकि यह पंचायत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना चाहता था, जिसके बारे में गांधी जी का मानना था कि यह हिंदू सामाजिक राजनीतिक समुदाय को अस्थायी रूप से विभाजित करेगा। तो कथन ए और बी दोनों सही है, और कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ब्रिटिश सदस्य अधिनियमों को उनके सही कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करिए। चलिए व्यवस्थित करते हैं हम लोग ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों को। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, पता ही होगा। रेटिंग कितना कब आया था? 1773 में आया था। और ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने वाले चार्टर एक्ट कब आया था? तो किसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह 1813 के एक्ट में लगभग समाप्त कर दिया था, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़ करके। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने वाला भारत का अधिनियम कब आया था? तो 1858 में। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की बात की, यानी पहला कथन 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 और लास्ट में 4। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में हुए लोटा आंदोलन, ध्यान रखना। 1856 में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था? लोटा विद्रोह के दौरान बरूराज चौकी के किस स्थानीय पुलिस अधिकारी को तिरहुत मजिस्ट्रेट के A.H. रिचर्डसन ने विद्रोही कैदियों के साथ गुप्त मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया था? बाद में उन्हें फांसी भी दी गई थी, और बाद में ये भी कल्पना किया गया था कि 1856 में सबसे पहले जो फांसी दिया गया था विद्रोह में, उससे पहले उन्हीं को मिला था आधिकारिक तौर से। तो बताइए कौन पुलिस अधिकारी थे जो मिले थे? तो वो थे बारिश अली। ओके, और उनके साथ एक थे करीम अली भी। ओके, लेकिन तो बारिश अली का नाम किससे जुड़ा हुआ था? तो पुलिस जमादार थे, तो पुलिस के बारे में बोला है तो पुलिस जमादार थे। ओके, और करीम अली कौन थे? इनको भी, तो करीम अली जो थे ये कुछ देशद्रोही पत्राचार
पत्राचार करते थे उस समय। कहने का मतलब क्योंकि सामने वाला के लिए वो देशद्रोही होगा, अब भारतीय के लिए क्या हो गए, राष्ट्रवादी। ओके, अगला क्वेश्चन। हालांकि संथाल हुल 1855 की दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक उत्प्रेरक दिक्कू ऋण का जाल था, लेकिन यह सटीक तत्कालिक राजनीतिक घटना क्या थी इसने 7 जुलाई 1855 ईस्वी को इस आंदोलन को एक सशक्त संघर्ष में बदल दिया है। कब बदल दिया? कहने का मतलब सिंपल है, संथाल विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे जिसने 7 जुलाई 1855 ईस्वी को इस आंदोलन को एक सशक्त संघर्ष में बदल दिया। तो 7 जुलाई को जो घटना घटी थी वह पंचकठिया में एक दरोगा था महेश लाल दत्त और उनके कर्मचारियों की हत्या करने के बाद। ओके, तो कहाँ ऑप्शन है, पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरों के द्वारा भगनाडीह के पवित्र मंदिर का भौतिक विनाश, नहीं। दमन एक में छोटा नागपुर का सरकारी अधिनियम का जबरन लागू करना, ये तो पहले लागू हो चुका था। पंचकठिया में भ्रष्ट पुलिस दरोगा, हाँ, महेश लाल दत्त और उनके कर्मचारियों की हत्या, बिल्कुल सी। देखिए ऊपर के सब कथन सही है, लेकिन पूछ रहा है तत्कालीकरण क्या था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अपने पिता दरिया खान नुहानी की मृत्यु के बाद बहार खान नुहानी ने बिहार में पूर्ण क्षेत्रीय स्वायत्तता का दावा किया। सिक्के भी ढाले और खुतबा पढ़ने को वैध बनाने के लिए उन्होंने कौन सी सटीक सही पदवी धारण की थी? और सिंपल सी बात है, कह रहा है कि बहार खान नुहानी ने कौन सा पद धारण किया था, तो इसका आंसर कौन होगा? सुल्तान मोहम्मद शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अपनी संप्रभु स्थिति को औपचारिक रूप देने के लिए इन्होंने आधिकारिक तौर पर सुल्तान मोहम्मद शाह की शाही पदवी धारण की और इस नाम पर सिक्के भी ढाले और नाम से खुतबे भी पढ़वाए और इन्होंने ही अल्पकालिक नुहानी राजवंश की स्थापना भी की। तो नुहानी राजवंश की स्थापना की कौन से किया? बहार खान नुहानी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जब जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की शुरू में एक भूमिगत संगठनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसकी पहली योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से किसे चुना गया था? क्वेश्चन क्या करा है? जब जुलाई 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी को शुरू में एक भूमिगत संगठनात्मक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, तो इसकी पहली योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से किसे चुना गया था? बताइए। आचार्य नरेंद्र देव को, गंगा शरण सिन्हा को, जयप्रकाश नारायण को, प्रोफेसर अब्दुल बारी को, या ई? ऑप्शन ई है क्या? प्रयास नहीं किया गया। बताइए। तो ध्यान रखिए कि 1931 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था उसमें 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? राम शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा। 3 का नाम याद रखिएगा। एक तो राम शरण सिन्हा ही थे, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी कलम के जादूगर, ओके, और रामानंद मिश्र, ये 3 थे। लेकिन जब इसे औपचारिक रूप से गठित किया गया तब आचार्य नरेंद्र देव इसकी पहली योजना समिति के अध्यक्ष चुना गया था। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जो कि महासचिव के रूप में कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा क्या? बिहार के किस क्रांति नेता ने 1912 में वायसराय हार्डिंग पर हुए भव्य बम हमले की योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता को 1912 के वायसराय हार्डिंग पर हुए भव्य बम हमले की योजना बनाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है? तो ये तो सबको पता है, सचिंद्रनाथ सन्याल को। देखिए 1912 में जो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर साहसी हमले हुए थे उसकी योजना तो बनाई थी रास बिहारी बोस ने बनाई थी, लेकिन जो साज सज्जा व्यवस्था किया था, जो सारे व्यवस्था किए थे, वो पटना में जो अनुशीलन समिति की शाखा थी, ठीक है, उसी का सदस्य कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। तो उन्हीं को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि पटना में प्रकाशित व्यापक रूप से प्रभावशाली
अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट किसके लिए सहायक था? तो बताइए किसके लिए सहायक था? 1930 के दशक के दौरान चरम साम्राज्यवादी ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय समाजी राजनीतिक मुद्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए केवल अंतर्राष्ट्रीय यूरोपीय मामलों पर ध्यान करना। कार्यालय स्थानीय करेगा कि यूरोपीय मामले करेगा? तो बी तो इससे छट गया। भारत में ब्रिटिश शाही शासन की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को विशेष रूप से वकालत करने में, अच्छा ये हो सकता है, मे भी ओके हो सकता है, ठीक है। डी राष्ट्रवादी विमर्श को बढ़ावा देने और बिहार में सभी ने बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका डी है। देखिए सर्च लाइट जो था, सर्च लाइट की शुरुआत 1918 में हुआ था। ओके 1918 में कौन किए थे इसके संपादक सैयद हसन इमाम थे। कौन थे? सैयद हसन इमाम। बाद में इस समाचार पत्र के संपादक बन गए थे मुरली मनोहर प्रसाद। ओके यह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। क्योंकि सही कथन के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ते कथन पढ़ते हैं। कहा इन्हें व्यापक रूप से आधुनिक बिहार के प्रमुख वास्तुकार के रूप में पहचाना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्हें बंगाल से इसे अलग करने के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाया था, बिल्कुल सही है पहला कथन। कथन 2 कर रहा है इन्होंने पटना उच्च विद्यालय और पटना विश्वविद्यालय गठन को इस तर्क के साथ करा विद्रोह किया था कि ये वित्तीय बोझ है। क्या हल करेगा विद्रोह? क्यों करेंगे ऐसा भाई? ठीक है ना। पटना उच्च न्यायालय आपको पता ही कब हुआ था? 1916 में इसका स्थापना हुआ था, पटना विश्वविद्यालय का 17 में। क्यों विरोध करेंगे? जब बिहार से अलग 1911 में ही हो गया था, बंगाल से अलग बिहार, तो क्यों विरोध करेंगे? तो कथन 2 तो गलत हो जाता है। कथन 3 का पढ़ते हैं इनके पास 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक गौरव था, बिल्कुल पहला अंतरिम अध्यक्ष इनको ही चुना गया था 1946 में। तो कथन 1 और कथन 3 दोनों सही है, इसलिए आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पटना में 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता द्वारा बड़ी कुशलता से किया गया था। हाँ, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल कथन सही है। ओके कह रहा है कमिश्नर विलियम टेलर ने शहर के संदिग्ध व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक उदार और सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया। काहे बनाएगा भाई? हम विद्रोह करेंगे, लाठी लेके मारेंगे। आजकल के पुलिस तो लाठी लेके छोड़िए न रहा है, उस समय तो गुलामे था, तो कैसे सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखेगा? तो ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। पटना में विद्रोह के परिणाम स्वरूप हफीम एजेंट के मुख्य सहायक डॉक्टर आर लयाल की दुखद मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही है। और 3 सही है और 1 सही है। क्वेश्चन क्या करा है देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखे तो ऑप्शन सही नहीं कौन हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं क्वेश्चन के टेढ़ पार्ट को जरूर पढ़िए, जल्दी मत आगे निकलिए। एक क्वेश्चन आपका 1.33 मार्क्स से पीछे कर देगा। बिहार में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रमुख रूप से कांग्रेसी नेता की अत्यधिक उत्साही भागीदारी देखी गई थी, बिल्कुल सही है, यहाँ देखा गया था। दूसरा क्या कह रहा है? बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह गर्व के साथ प्रांत में गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही थे। क्या पहले सत्याग्रही थे? बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? तो व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके देखिए बिहार में पहला सत्याग्रही कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण। दूसरा कौन हो जाएंगे? श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, यह सिंह जो भी है। अगला क्वेश्चन सिन्हा ही है, अनुग्रह नारायण सिन्हा ही। आधुनिक बिहार के प्रशासनिक निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजनीतिक चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। बताइए आधुनिक बिहार के निर्माण में कौन सा कथन सही है और क्रम में बताइए। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताए थे 1916 में हुआ था, है ना। बिहार
बंगाल से बिहार उड़ीसा का एकाधिकारी का लगाव 1911-12। बिहार से अलग उड़ीसा का निर्माण 1936। ठीक है ना। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुआ था, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है ये, जनवरी 1913 में। ओके, तो पहला हो जाएगा जनवरी 1913, पहले 2 हो जाएगा 1911, लागू हुआ था 1912 में, तो पहला कथन 2 सही हो जाएगा। 2 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब पढ़ते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से जीवंत समुद्री जल डमरू स्थल भौगोलिक रूप से भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आंसर। 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य लगातार बॉक्साइट के सबसे बड़े उत्पादक देश में बना है, तो बॉक्साइट में सबसे आगे हमेशा कौन रहा है, तो याद रखना है आपको, जहाँ तक मुझे याद है उड़ीसा, उड़ीसा ही क्या रहा है, आगे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 37 का पढ़ लेते हैं। हाँ, उड़ीसा रहा है। कौन है, उड़ीसा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, जब गर्म नम उष्णकटिबंधीय परिदृश्यों में तीव्र रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण घोल का प्रभुत्व होता है, तो इस परिघटना के आधारभूत भू डेटा सेट भारत में तब प्राप्त हुआ था जब फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन 1807 ने एक विशिष्ट स्थान से लेटेराइट की पहचान की और उसे नाम दिया। भारत के किस सटीक स्थल से एक राष्ट्रीय भू विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से सटीकता से पढ़ते हैं। कह रहा है कि जब फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने एक विशिष्ट स्थान से लेटेराइट की पहचान की, बता किस स्थान से लेटेराइट मिट्टी की पहचान की थी 1807 में, तो यह था, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ऑप्शन पढ़िए, महाबलेश्वर, अमरकंटक, राजमहल पहाड़ी, अंगदीपुरम, तो अंगदीपुरम केरल से प्राप्त किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, हुगली बेसिन के किनारे जूट उद्योग का ऐतिहासिक संकेंद्रण 1855 में रिसरा में तब शुरू हुआ था जब स्कॉटिश नागरिक जॉर्ज ऑकलैंड ने पहली मशीनीकृत कताई मिल स्थापित की। ओके, डंडी के एकाधिकार को तोड़ने वाले ऑकलैंड के प्राथमिक वित्तीय भागीदार कौन, स्थानीय बंगाल या बंगाली उद्यमी थे। ये बहुत क्वेश्चन टफ है भाई, इस क्वेश्चन को तो मारना मुझे लगता है कि बहुत टफ है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से मिला हुआ क्वेश्चन अच्छा पूछा है आयोग प्रोटेक्शन आइस के द्वारा। तो इसके कौन थे, ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा, बाबू बिशंभर सेन, बाबू बिशंभर सेन। भारत में 1855 में रिसरा में पहली मशीनीकृत जूट मिल की स्थापना ने डंडी कहाँ पड़ता है, तो स्कॉटलैंड में के वैश्विक एकाधिकार को तोड़ दिया था। डंडी कहाँ है ये, तो डंडी स्कॉटलैंड में सबसे पहले जो जूट का उत्पादन होता था वो स्कॉटलैंड में ही होता था, स्कॉटलैंड के डंडी में। ठीक है ना। यह औद्योगिक उपलब्धि जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा प्राप्त की गई थी, जिन्होंने मुख्य रूप से स्थानीय बंगाली वित्तपोषक उद्यमी बाबू बिशंबर सेन के साथ भागीदारी की थी, जो एंग्लो इंडियन औद्योगिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लगभग 2900 किलोमीटर गहराई पर है, जो निचले मेटल को तरल बाहरी कोर से अलग करती है। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको अलग करती है, तो निचले मेटल को बाहरी कोर से। ठीक है। प्राथमिक भूकंपीय तरंग का वेग अचानक 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड से गिरकर 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाता है। इस संबद्धता को सीधे ढकने वाली अत्यधिक असमान अति निम्न वेग वाली सीमा परत का सटीक नाम क्या है। भाई थोड़ा कम से कम टफ दिया है, इसको बोलते हैं डी डबल प्राइम। क्या बोलते हैं,
डी डबल प्राइम परत कहते हैं। डी डबल प्राइम परत देखिए, गुटेनबर्ग डिस्कन्टिन्यूटी क्या है? ये ठोस निचले मेटल और तरल बाहरी कोर के बीच का एक सीमा रेखा बनाती है। अब इस सीमा को सीधे ढकने वाली एक अत्यधिक असमान अति निम्न वेग क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर का मोटा होता है, जहां भूकंपीय तरंगें अनियमित व्यवहार करती है, जो कोर और मेटल के बीच आंशिक पिघलन या रासायनिक प्रतिक्रिया को संकेत देती है। इस सटीक सीमा परत को ही भौतिकी रूप में डी यानी डबल प्राइम परत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा? भूमध्यसागरीय प्रकार के वैश्विक जलवायु स्वरूप की विशिष्ट ग्रीष्मकालीन शुष्कता किस विशेष उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र के निरंतर मौसमी विस्तार और ठहराव द्वारा गतिशील रूप से बनी है? क्या कह रहा है? भूमध्यसागरीय प्रकार के वैश्विक जलवायु स्वरूप को विशिष्ट ग्रीष्मकालीन शुष्कता किस विशेष उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र के निरंतर मौसमी विस्तार और ठहराव द्वारा गतिशील रूप से बनी रहती है? तो ये बनी रहती है एजोरस हाई के द्वारा। एजोरस हाई के द्वारा। अब क्या इसके बारे में पढ़ दें? चलिए, यह ग्रीष्मकालीन शुष्कता उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटियों के मौसमी ध्रुवीय प्रवाह और ठहराव द्वारा गतिशील रूप से बनी रहती है। विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में एजोरस हाई के विस्तार के कारण नमी वाले पछुआ पवन हवाएं रुक जाती है, जिससे भूमध्यसागरीय बेसिन में शुष्क स्थिति बन जाती है। कहने का मतलब है, जो नॉर्थ गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एजोरस हाई के विस्तार के कारण नमी वाली पछुआ हवाएं रुक जाती है और भूमध्यसागरीय बेसिन में शुष्क स्थिति बन जाती है। समय काफ़ी ज़्यादा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। समुद्री ज्वार के संबंध में कथनों पर विचार करिए। लघु ज्वार में ज्वारीय सीमा काफ़ी कम होती है और ये विशेष रूप से चंद्रचक्र के प्रथम और तृतीय चतुर्थांश चंद्रों के दौरान आते हैं। क्या पहला क्वेश्चन सही है? बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय बलों के समकोणीय संरेखा के कारण लघु ज्वार के दौरान ज्वारीय सीमा अपने पूर्ण गरीय अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है। क्या ये कथन सही है? नहीं, गलत है कथन। ये अधिकतम नहीं होती है, बल्कि अधिकतम सीमा दीर्घ ज्वार के दौरान होता है। कहाँ होता है? दीर्घ ज्वार। यहाँ पर दिया क्या चीज़ है? ये लघु ज्वार के बारे में बता रहा है। ओके, ये दीर्घ ज्वार में, तो कथन बी तो गलत हुआ। उच्च ज्वार नदी के मुहाने से प्राकृतिक रूप से गाद निकालने और अंतर्देशीय जलाशय नौकायान को सुगम बनाने के लिए बिल्कुल सही है। 3 है, कथन 1 और कथन 3 सही है। क्वेश्चन 43 का, हिमालयी और प्रायद्वीपीय भार प्रवाह अववाह प्रणालियों की तुलना करिए। भाई, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में तुलना करना है, दोनों प्रवाह के बारे में। क्या कर रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। कह रहा है हिमालयी नदियाँ मुख्य रूप से पूर्ववर्ती प्रकृति की है, जिन्होंने उभरती पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर अपने ऐतिहासिक मार्गों को आक्रामक रूप से बनाए रखा है। क्या पहला कथन सही है? पहला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। कह रहा प्रायद्वीपीय नदियाँ काफ़ी हद तक बारहमासी होती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक तो सही है, बारहमासी होती है, जो विस्तृत मध्य भारतीय ग्लेशियरों के, नहीं ग्लेशियर कहाँ है भाई जो पिघलेगा प्रायद्वीपीय भारत में? दूर तो गलत होगा। गोदावरी नदी अपवाद बेसिन का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संरचनात्मक रूप से नर्मदा बेसिन से बिल्कुल ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा केवल 2 ही कथन गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन मिलान करना है। मिलान करिए। क्या करा? अग्लुहास। अग्लुहास धारा कहाँ है? तो अग्लुहास धारा हिंद महासागर की गर्म जल धारा है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बहने वाली एक प्रमुख गर्म जल धारा है। अग्लुहास का हो जाएगा हिंद महासागर गर्म जल धारा। क्यूरोसियो, पहले खुद मिलान कर लेना मेरे भाई, उसके बाद आगे बढ़ना। क्यूरोसियो कहाँ है? तो क्यूरोसियो तो पता है जापान के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में है। जापान उत्तरी प्रशांत महासागर कहीं है दिया। ठंडी जल धारा है। कथन
नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर से गर्म ज़्यादा है, भूल ही जाते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। इसको याद करना ज़रूर, जलधारा को होगा याद कर लेना अच्छा से, क्वेश्चन पूछता ही है। हिरोशियो के 4 हो जाएगा, ये 3। हम्बोल्ट तो पता ही है, ये अभी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है। कैसी जलधारा है ये? तो हम्बोल्ट जो पेरू का है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर बढ़ने वाली है, ठीक है ना, जो पोषक तत्वों से भरपूर ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट का हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर का, ठंडी हो जाएगा। बच गया क्या? किनारी ठंडी धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अफ्रीका के तट पर है ना, अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका के तट पर बनने वाली ठंडी जलधारा है, किनारी जलधारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विस्तृत मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से भौगोलिक रूप से उथले उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण समुद्रीय वातावरण तक सीमित है। बिल्कुल सही है। जो मूंगा चट्टान जो कोरल रीफ होते हैं मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? उथले यानी छिछले समुद्र में। ओके। सहजीवी यूजेंथेले शैवाल जो मूंगे के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रचुर मात्रा में प्रवेश करने वाले सूर्य के प्रकाश की जैविक आवश्यकता होती है, जो गहरे समुद्री जल में बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है। बिल्कुल ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही है। ओके। और इसका व्याख्या भी कर रहा है आंसर बी, चूँकि कोरल रीफ हमेशा छिछले जल में ही पाए जाएंगे। तापमान कम से कम 27 डिग्री रहना चाहिए वहाँ का। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित विशिष्ट परतों को सतह से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे नीचे कौन होता है भाई? क्षोभमंडल, तो 2। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर वायुमंडल, 3 हो गया। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है 47 का, जब एक परिपक्व अत्यधिक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात अंततः धरातल से टकराता है तो इसकी विनाशकारी हवा को गति में अचानक और भारी कमी मुख्य रूप से करा। सिंपल सा बात है, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। ये भारत का तट है, ये बंगाल है, यहाँ चक्रवात आ रही है तो जैसे ही तट रेखा से टकराती है तो ये कमज़ोर हो जाती है। क्यों हो जाती है कमज़ोर? इसके बारे में बोल रहा है। नमी की आपूर्ति का घट जाना, अचानक घट जाता है। देखिए यहाँ तक तो उसको पानी मिलता है, नमी भी मिलता है, टेम्परेचर एक समान रहता है, तो इसको काफ़ी एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही तट से टकराने वाली होती है वैसे ही इसमें क्या होता है, इसकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और नमी की आपूर्ति बिल्कुल ही अचानक से घट जाती है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्म उष्णकटिबंधीय सागर की सतह द्वारा पहले प्रदान की जाने वाली विशिष्ट गुप्त ऊष्मा और नमी की आपूर्ति का अचानक घट जाना, कट जाना नहीं, घट जाना हो जाता है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा? कह रहा बिहार राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन सा संरचनात्मक रूप से सबसे लंबे राजमार्ग के रूप में है? तो सबसे लंबे राजमार्ग कौन है? NH27। इसको पूरा पश्चिम कॉरिडोर परियोजना के रूप में जाना जाता है बिहार में। ओके। कहाँ से निकलती है? ये गोपालगंज में प्रवेश करती है, निकलती है किशनगंज में। ओके। NH27। अगला प्रश्न ध्यान है ना, क्वेश्चन काफ़ी लेथार्जिक है, पूछा गया है इसलिए समय लग रहे हैं, लेकिन पढ़ना होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है और अब तो टफ होते जा रहा है। कह रहा है मानसून पूर्व की कॉन्वेक्टिव यानी संवहनीय वायुमंडलीय वर्षा जो स्थानीय रूप से नार्वेस्टर कहा जाता है, जो पूर्वी बिहार में गर्मा फसलों और जूट के लिए महत्वपूर्ण नमी प्रदान करता है, भीषण स्थानीय अस्थिरता से प्रेरित होती है। ओके। क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है पूर्वी मानसून पूर्व की संवहनीय वायुमंडलीय वर्षा जो स्थानीय रूप से नार्वेस्टर कहा जाता है, जो पूर्वी बिहार में गर्मा फसलों और जूट के लिए महत्वपूर्ण नमी प्रदान करती है, भीषण स्थानीय अस्थिरता से प्रेरित होती है। कौन सी विशिष्ट भौगोलिक स्थलाकृतियाँ प्राथमिक उन्नत ताप स्रोत के रूप में कार्य करती है, जो इन प्रचंड झंझावातों के लिए प्रारंभिक तापीय ऊर्ध्वाधरी
धाराओं को उत्पन्न करती है। तो कौन सा जिम्मेदार होगा? तो बिहार के सबसे बगल में कौन सा है? छोटा नागपुर है भैया, ये जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है उत्तर बिहार के खादा मतलब नया जलोढ़ मृदा क्षेत्रों में पोषक तत्वों की भरपाई के एक असाधारण प्रकृति क्षमता है जो रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है। इस ताज़ा जमा हुई नदी की गाद की मात्रात्मक खनिज जांच किस विशिष्ट मृदा खनिज समूह की पूर्ण प्रधानता को दर्शाती है? क्या कह रहा है? इस ताज़ा जमी हुई नदी की गाद की मात्रात्मक खनिज जांच किस विशिष्ट मृदा खनिज समूह को पूर्ण प्रधानता को दर्शाती है जो पोटेशियम के लिए एक अंतर्निहित संरचनात्मक भंडार के रूप में काम करती है? बताइए कौन सा है? तो यह है इलाइट। ओके, इलाइट। देखिए, खनिज की दृष्टि से हिमालय नदियों में आने वाली इस गाद में मृदा खनिज इलाइट की प्रधानता अधिक होती है। इलाइट को ऐतिहासिक और रासायनिक रूप से पोटेशियम के एक अंतर्निहित संरचनात्मक भंडार के रूप में जाना जाता है जो प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है और कृत्रिम रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को कम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दक्षिण बिहार के पारंपरिक स्वदेशी आहार पायन ओके गुरुत्वाकर्षण सिंचाई प्रणाली को इस क्षेत्र के अत्यधिक मौसमी प्रवाह के अनुरूप बड़ी सूक्ष्मता से तैयार किया गया है। इस पारंपरिक विन्यास के भीतर उन अंतिम सूक्ष्म वितरण क्षेत्रीय नलिकाओं को दर्शाने के लिए किस सटीक स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो मुख्य पानी से निकल करके पानी के सीधे व्यक्तिगत फसलों की सीमाओं तक पहुंचाती है? बताइए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये मतलब पाइन है, ये जगह है जहाँ से मुख्य स्रोत है और ये जो नहर निकलती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? आहार पाइन, इसको करहा बोला जाता है। क्या कहा जाता है? करहा। ओके, आहार पाइन प्रणाली एक शानदार स्वदेशी गुरुत्वाकर्षण सिंचाई विन्यास है जो दक्षिण बिहार की नदियों के अत्यधिक मौसमी अचानक होने वाली बाढ़ की प्रकृति के अनुरूप पूरी तरह से अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 52। 52 का रहा क्या? बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार राज्य के जल जीवन हरियाणा मिशन तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और का पुरजोर वकालत देता है। ओके, दरभंगा जिला वर्तमान में राज्य के सबसे पूर्ण रूप से संचालित और बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा संचालित वाला जिला बन चुका है। ओके, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट कथन कह रहा है कि राज्य में पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता सफलतापूर्वक प्राप्त कर नहीं, पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता अभी तक नहीं प्राप्त किया है, ठीक है ना। पड़ोसी देशों को अतिरिक्त सौर ऊर्जा का आक्रामक रूप से निर्यात कर रहा है, नहीं निर्यात तो कर रहा है लेकिन पूर्णतः ही प्राप्त नहीं किया है। कथन 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। बिहार के प्रमुख कृषि योजनाओं और उत्पादन विवरणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है बिहार के प्रमुख कृषि योजनाओं और उत्पादन विवरणों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। कथन 1, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना मुख्य रूप से सभी भूमिहीन सीमांत किसानों को मुफ्त कृषि भूमि प्रदान करने के लिए बनाई गई है। कथन कौन सा है? कथन 1 कह रहा कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना मुख्य रूप से सभी, नहीं ऐसा थोड़ी ना हुआ, जिसके पास ज़मीन है क्या उसको छोड़ देगा ये चीज़? ओके, देखिए, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना का मुफ्त ज़मीन उपलब्ध कराने से कोई लेन देन नहीं है। यह विशेष रूप से सुनिश्चित सिंचाई के लिए किसानों के ट्यूबवेल को सीधे रियायती और समर्पित बिजली कनेक्शन प्रदान के लिए बनाई गई है। पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या है? रणनीतिक चौथा कृषि रोड मैप विशेष रूप से और आक्रामक रूप से फसल डाइवर्सिफिकेशन और जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। चौथा कृषि रोड मैप का यही थीम था कि हमको क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है।
बिहार मखाना और लीची दोनों का ऋणी राज्य उत्पादक बना हुआ, बिल्कुल बना हुआ। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। मिलान करिए बिहार के बारे में। सोमेश्वर पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी और मंदार पहाड़ी कहाँ कहाँ है? सोमेश्वर पहाड़ी आपको पता है शिवालिक श्रेणी के रेंज में है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ओके, खड़गपुर कहाँ है? तो मुंगेर में है। आपको धारवाड़, प्राचीन धारवाड़ चट्टानें की विस्तार है। खड़गपुर पहाड़ी किसका विस्तार है? प्राचीन धारवाड़ चट्टानें की। रामशिला और प्रेतशिला ये कहाँ है? गया में है, तो रामशिला प्रेतशिला गया में। ओके, और मंदार कहाँ है? काफ़ी फेमस है हिंदू धर्म में ये। यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती है। बांका जिला में स्थित एक विशाल ग्रेनाइट प्रहारी है। कौन? मंदार। अगला क्वेश्चन, नेपाल के सीमा से लगे बिहार के अत्यधिक उत्तरी जिले संरचनात्मक रूप से भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो बड़े भूकंपों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता को संकेत देते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है। ये जिले भौगोलिक रूप से हिमालयन फ्रंट फर्स्ट की अत्यधिक सक्रिय विवर्तनिक भ्रंश रेखाओं पर स्थित है। बिल्कुल कथन दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। काफ़ी समय ज़्यादा हो रहा है। अब साइंस के क्वेश्चन आते हैं। कह रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या क्या डिफिनेशन दोनों का है? सीधे इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका? तो आंसर है सी। कह रहा रासायनिक रूपांतरण के दौरान इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और त्याग ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मौलिक परिभाषा को अंतर स्थापित करता है। ठीक है, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो पूरी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गति को परिभाषित करता है। ऑक्सीडेशन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन की मौलिक रूप से त्यागना, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को मौलिक रूप से ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की अस्थायी कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य क्या होता है? तो अभिक्रिया को तेज करना। ठीक है ना, यह अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है। ठीक है, यानी कौन सा कथन हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो स्वयं किसी अस्थायी रासायनिक परिवर्तन से गुजरे बिना यह खर्च नहीं होता है। याद रखना, उत्प्रेरक क्या होता है? खर्च नहीं होता है, केवल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सीमेंट के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक रासायनिक कौन है? बताइए, सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? भाई कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का है क्या? हाँ बिल्कुल है, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में। अगला क्वेश्चन क्या है? बिलियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बिलियन कथन क्या कर रहा है? अधिकांश ठोस पदार्थ की तरल अवस्था में विलेयता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। बिल्कुल सही कर रहा है कथन। आमतौर पर यह देखा जाता है कि तरल में ठोस को घोलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मतलब इंडोथर्मल अभिक्रिया है। ओके, तो पहला कथन सही है। तरल पदार्थों में गैसों की विलेयता दबाव में कमी के साथ बढ़ती है, ये कथन गलत है भाई। ये हेनरी के नियम जो कहता है कि हेनरी के नियम के अनुसार तरल पदार्थों में गैसों की विलेयता दबाव के सीधे अनुपातिक होते, प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए दबाव में वृद्धि के साथ विलेयता बढ़ेगी, दबाव में कमी के साथ विलेयता कम होगी। यही कारण है कि सोडा की बोतल खोलने पर झाग भी निकलता है। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु कर्म के बारे में पूछ रहा है कि धातु कर्म क्या है? तो भर्जन से धातु कर्म से मूल रूप से क्या होता है कि धातुओं को निकालने, यानी उसको धातु के निष्कर्षण की क्रिया ही धातु कर्म कहलाती है। अब ऑप्शन पर ये कह रहा है कि भर्जन में अयस्क
को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करना शामिल होता है। तो क्या ये कथन सही है? अरे भाई गलत है कथन, पहला कथन ही तो गलत है। देखिए भर्जन में होता क्या है कि भर्जन में अयस्क आमतौर पर सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की प्रचुरता में गलनांक से नीचे तेज़ी से गर्म करना शामिल होता है, न कि उसकी अनुपस्थिति में। ओके, हवा की अनुपस्थिति में तो होता है कौन सा प्रक्रिया? निस्तारण होती है, जो कि ऑप्शन बी बता रहा है। ओके, निस्तारण का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड एसिड के लिए किया जाता है। क्या कथन सही है? बिल्कुल कथन सही है कि निस्तारण यानी हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ऑक्साइड एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और क्रिस्टलीकरण के जल को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। प्रगलन, प्रगलन में क्या होता है? एक गला किया फ्लक्स नामक रासायनिक पदार्थ को जानबूझकर भट्टी में डाला जाता है, इसको गैंग बोलते हैं, ठीक है, अशुद्धियों में डाला जाता है। बी भी सही है। समझ में आ रहा है ना कि वर्जन में क्या होता है? तो वर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ओके, इसमें क्या होता है? गलनांक से नीचे तेज़ी से गर्म करना शामिल होता है। और निस्तारण में क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस में होता है? तो कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड एस्को में होता है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा? निम्नलिखित अम्लों की कौन सी प्राकृतिक स्रोतों के साथ सम्मिलित करिए। अब मिलाइए। मेथनोइक अम्ल, एसिड का मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड किस में होता है? चींटी के डंक में। तो 4 एसिटिक एसिड सिरका में होता है, लैक्टिक दूध में और टार्टेरिक इमली में। आगे बढ़िए। प्रयोगशाला में सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, तेल के अंदर रखा जाता है। सोडियम हवा मौजूद नमी ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। बिल्कुल दोनों कथन सही करती है और विस्फोट भी करती है इसके साथ ही। 63 भी सही है, दोनों कथन व्याख्या करता है। जब किसी क्वेश्चन नंबर 64 जब किसी परिपथ में दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसके समतुल प्रतिरोध क्या होता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन कि जब किसी परिपथ में दो प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन है संयोजन में सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, दो अलग अलग प्रतिरोधों के औसत के बिल्कुल बराबर होता है, संयोजन में सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से कम होता है। बिल्कुल सही है, सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से कम होता है। क्वेश्चन, पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को प्राप्त करना मुख्य रूप से इसलिए कठिन होता है क्योंकि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्राप्त करना मुख्य रूप से कठिन क्यों होता है? क्योंकि स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाता है। इसलिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कराना पृथ्वी पर मुश्किल है। जब एक क्षर चुंबकीय पट्टी क्या करा है? जब एक क्षर चुंबकीय पट्टी यानी बार मैग्नेट को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, जब भी बार मैग्नेट को काटेंगे, ओके, नॉर्थ साउथ, तो दोनों अलग अलग फिर दो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, नॉर्थ साउथ। ओके, यानी कि दो स्वतंत्र चुंबक बनते हैं जिनमें से प्रत्येक में उसकी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। घरेलू प्रपंच में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार होना चाहिए। घरेलू प्रपंच में जो उपयोग करता है फ्यूज तार क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक का होना चाहिए या निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक का होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध निम्न का। बिल्कुल, घरेलू प्रपंच में उपयोग करने वाला जो विद्युत फ्यूज होता है वो उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में समानतः किसका उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। इसके साथ आपको ध्यान होगा कि भारी जल का भी उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सही है? ट्रांसफार्मर का उपयोग जिस तरह डीसी विभव को बदलने, बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है, क्या यह सही है? नहीं, ट्रांसफार्मर संरचनात्मक रूप से दृष्ट धारा को बदलने में असमर्थ होते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए निरंतर बदलते चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है
या प्रत्येक जो अल्टरनेटिव करंट के साथ कार्य करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट रहता है भैया, AC अल्टरनेटिव करंट। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा क्या है, ये अन्योन्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल कथन सही है। कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि अर्धचालक के समय में निम्नलिखितों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। तापमान में वृद्धि के साथ उसकी चालकता बढ़ती है, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सही है। तापमान बताएंगे बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ेगी। ओके। और क्या कर रहा है, पी टाइप के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होते हैं। इसको याद करना पड़ेगा कि पी चालक के अंतर, जैसे बोरोन होता है, पी चालक कौन होते हैं, बोरोन होते हैं, में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे धनावेशी कोटोर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक बन जाते हैं। दूसरा भी कथन सही है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाना अपमिश्रण कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। बिल्कुल, शुद्ध चालक में अशुद्धियों को मिलाना डोपिंग कहलाता है। यानी कि सभी के सभी कथन इनमें से सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था भाई बताइए? 1897 ईस्वी में जॉर्ज जे थॉमसन ने किया था। 1897 याद रखिएगा, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? आपको पता है नाभिक का खोज किसने किया था? उन्होंने किया था प्रोटॉन का, तो रदरफोर्ड। ओके। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932 में। और रेडियोधर्मिता का हेनरी बेकेल 1896 में। अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रेडियोधर्मिता को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें, तो कैसे व्यवस्थित करिएगा? रेडियोधर्मिता 1996, ओके 1896 सॉरी, और ये 1897 याद रखिएगा। रेडियोधर्मिता का खोज पहले हुआ, उसके बाद हुआ इलेक्ट्रॉन का खोज। ठीक है। 72, बिजली गिरने के दौरान पैर के नीचे रहने की तुलना में कार के अंदर रहना क्यों सुरक्षित है? क्योंकि कार जो होता है एक हॉलो स्फीयर की तरह काम करता है, जिसके अंतर्गत अगर गिरता है तो उसके बाहरी परतों पर ही आवेश रहते हैं, जबकि अंदर आवेश नहीं रहता है, इसलिए सेफ है। ओके। कार का धातु का ढांचा एक फैराडे पिंजरे के रूप में कार्य करता है, जो आंतरिक भाग की रक्षा करता है। बिल्कुल कथन सही है। दोनों व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से उनके परमाणु मॉड्यूलों के कालानुक्रमिक देखिए क्रम में व्यवस्थित आ गया ना, ठीक उसी प्रकार जिसका मैंने बोला था। तो सबसे पहले परमाणु मॉडल कौन दिए थे? जॉन डाल्टन दिए थे, है ना। जॉन डाल्टन 1803 में दिए थे। इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होते हैं। उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद आया था जे थॉमसन आए थे, और जिन्होंने बताया था 1904 में कि इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद प्लम पुडिंग मॉडल दिए थे इन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद आया था रदरफोर्ड 1911 में। ओके। उसके बाद दिए थे नील्स बोर 1913 में। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। एक मरते फिर से मैं बताता हूँ। जॉन डाल्टन ने खोजा था 1803 में। इसके 100 साल के बाद जे थॉमसन ने मॉडल दिया था 1904 में, इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद। ओके। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय निगरानी में लाइकेन की प्राथमिक परिस्थिति महत्व क्या है? ओके। क्या महत्व है भाई? क्योंकि ये वायु प्रदूषक के स्तर के लिए संवेदनशील जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक पारिस्थितिकी महत्व के लिए माना जाता है सही। यानी 74 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या है? काफ़ी लंबा समय लगा है ब्रो, दोस्तों, फ्रेंड्स, व्यूअर जो है हमारे सब विद्यार्थी, काफ़ी लंबा समय रहा है। लास्ट क्वेश्चन है 75 इस वीडियो का, और फिर 75 क्वेश्चन अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। चलिए पढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान मानव रक्त में RH फैक्टर
चिकित्सीय रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण होता है? डायरेक्ट क्या करा है आंसर इसका है डी। करा यदि मादा भ्रूण के रक्त का मिलान न हो तो यह इरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटिलस का कारण बन जाता है। और इरिथ्रोब्लास्टिक पेटिलस क्या होता है? एक प्रकार रोग होता है। ओके, देखिए चिकित्सीय रूप से यह गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एक RH निगेटिव माँ के घर में RH पॉजिटिव भ्रूण है तो माँ के रोग प्रतिरोधक क्षमता भ्रूण के रक्त के विरुद्ध रक्षा कवच उत्पन्न कर सकती है। बाद में गर्भधारण में ये रक्षा कवच अपरा विरोधी को पार कर सकते हैं और भ्रूण का लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं, जिससे यह बीमारी गंभीर रूप से उत्पन्न हो सकता है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं 75 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा चुके हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 में 75 के बाद। ओके, तब तक के लिए बने रहिए अधिकारी कोर पर और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मन लगा के जी जान लगा के पढ़ाई करिए। एकदम कहने का मतलब है आपके पास समय ही नहीं है। इस चीज़ को मान के चलिए कि एक दिन भी समय जो है ना, 1 मिनट समय भी अगर कहीं आपका जा रहा है तो आपका दिल उसमें धड़कना चाहिए कि अरे हमारा कहाँ जा रहा है, हम गलत जगह दे रहे हैं अभी समय। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस चीज़। किंतु परंतु कितना दोस्त मुहिम सब हो सबको भूल जाइए, एकदम ताखा पर रख दीजिए, ताखा पर। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ कर कोई बीमार व्यक्ति पर अब है तो उसका इलाज करवाइए, बाकी सभी को ताखा पर छोड़िए। मेरा सिद्धांत यही रहा है। ठीक है, तो मन से पढ़िए, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोग से, आग्रह है। अपने बारे में सोचिए, क्योंकि गरीबी से निकलने का एक ही साधन है, वह है पढ़ाई। सफलता पाने का एक साधन है कि पढ़ाई के मेहनत के साथ उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं है, आज 2 घंटा पढ़े हैं या आज 12 घंटा पढ़े हैं, 2 दिन 2 घंटा नहीं पढ़िएगा, आपका सारा 12 घंटा पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी लाइए और 74 डेज तो कम से कम कंटिन्यूअस रहिए बिना 1 मिनट गवाए हुए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।